ये जो क्वेश्चन है जब आप इसको रीड करिएगा तो आपको लग सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे ढंग से पढ़ के आया है। जब मेरा फाइनल आंसर L = 62.8 होगा, क्या आपको लगता है? मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन बनाने का कि आपको फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा झटका लगे, क्योंकि हमको पता है बहुत बच्चा लोग फैक्टराइजेशन भूल गया होगा या फिर पढ़ना छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो सिलेबस से ही बाहर है ना। इसलिए हम ये क्वेश्चन जानबूझ के कराएं ताकि आपको फैक्टराइजेशन भूलना नहीं, क्योंकि अभी आप लोग छोड़ दिए क्योंकि एग्जाम में पता है कि नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन 10th में जाएगा तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, 11 में अगर जाएगा तो 11 में काफ़ी भी पढ़ना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसका डिटेल में पढ़े थे। उसका हम लोग तीन फॉर्मूला देखे थे। पहला फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फिर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। और कोन का हम लोग डायग्राम भी देखे थे। उसमें मेरा बेसिक 3 टर्म होता है, एक स्लैंट हाइट, एक हाइट और एक रेडियस। ये वाला क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट जो थोड़ा कर्व रहता है, और जो परपेंडिकुलर हाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल हाइट बोलते हैं। और जो बेस जो नीचे में सर्कुलर बेस है उसको हम उसका जो रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं, जिसका रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है। कल का वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन भी किए थे, जिससे आपका माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ये सब फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, यानी कि ये सब फॉर्मूला यूज करके कैसे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, कर्व सरफेस निकालते हैं, टोटल सरफेस निकालते हैं। तो आई होप आप लोग वो वीडियो देख कर आए होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप लोग आज का वीडियो देखेगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन। कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन उतना ज़्यादा लेवल का नहीं था, बस जस्ट वो एक प्रैक्टिस के लिए था। तो आज का वीडियो हम लोग बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h। r क्या है, इस कोन का रेडियस, और h क्या है, इस कोन का डिस्टेंस, यानी कि बेस से लेके इसका वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब सेकेंड आता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे निकलता है, πr/l, और इसको हम लोग πr√h² + r² भी लिख सकते हैं, क्योंकि l का वैल्यू क्या होता है, √h² + r²। l क्या है, स्लैंट हाइट है। ये वाला हाइट को क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। ठीक है, अब उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, πr/l + r। ठीक है, कल आपको बताए थे ये फॉर्मूला कैसे आया है, इसलिए बोल रही कल का वीडियो देख के आएगा, इसको ज़्यादा डिटेल में बताएं। अब एक ही चीज़ को बार बार बताना ठीक नहीं लगता है, ठीक है ना, तो पिछला वीडियो देख कर आइएगा। सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये वाला होता है। अब उसके लास्ट आता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, √h² + r²। ये फॉर्मूला कैसे आया था, यहाँ पे देख रहे हैं कौन मेरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं, L = √h² + r²। ठीक है, तो ये होता है चारों फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग आज अच्छा लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी मजा आने वाला है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन के बाद ध्यान से सुनना है। अगर बनता है आपसे तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो जो हम सॉल्यूशन करेंगे उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर, assuming that the extra length of material required for stitching margin and wastage 20 cm, use pi 3.14। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक टर्पोलिन है। टर्पोलिन क्या होता है मेरा, तो पहले समझते हैं टर्पोलिन क्या होता है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। देखिए टर्पोलिन क्या होता है, आप लोग कभी गांव का मार्केट गए होंगे, उसमें जो जहाँ पे जमीन में बैठ के जो सेलिंग करता है, तो माथा के ऊपर देखते हैं धूप से बचने के लिए, फिर पानी से बचने के लिए एक कपड़ा, एक प्लास्टिक जैसा लगाता है, जो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिपाल बोलते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको टर्पोलिन बोलते हैं। ठीक है, तो टर्पोलिन किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। आप लोग भी देखे होंगे रेक्टेंगल शेप का होता है ना। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, यानी कि इस टर्पोलिन का ब्रीथ दिया हुआ है कितना है, 3 मीटर है, लेकिन इसका लेंथ नहीं दिया हुआ, यही हमको लेंथ निकालना है। अब क्या किया है, इसके हेल्प से एक क्या बनाया है, कोनिकल टेंट बनाया है।
ठीक है, एक टेंट बनाया है जो कि कोनिकल शेप का है। लिखा हुआ है देखिए, वाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। यानी कि इसके हेल्प से एक कोनिकल टेंट बनाया है जिसका हाइट कितना है 8 मीटर और रेडियस कितना है 6 मीटर। समझ में आया? फिर क्या बोला, एज्यूमिंग दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसके हेल्प से क्या बनाया, कोनिकल टेंट बनाया है। और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कोई कपड़ा से कोई शर्ट या फिर पैंट बनाते हैं तो थोड़ा मोड़ा कपड़ा वेस्टेज में आता है कि नहीं, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा स्टिचिंग करने में आता है। तो इसी टर्पोलिन से कोनिकल टेंट बनाया है तो कुछ लेंथ क्या हुआ है एक्स्ट्रा, मतलब वेस्टेज में या फिर स्टिचिंग करने में बर्बाद हो गया है। तो वैसा कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मेरा कहाँ चला गया है, वेस्टेज में चला गया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, सेंटीमीटर में है, अब बाकी सब मेरा मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या है? तो हमको निकालना है कि इसका लेंथ कितना होगा। इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, इसके हेल्प से कोनिकल टेंट बनाया है, लेकिन इसका सिर्फ देख रहे वाइड दिया हुआ है, यानी कि ब्रीथ दिया हुआ है। इसका लेंथ कितना है वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए, इसी के हेल्प से बनाया कोनिकल टेंट, यानी कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होना चाहिए। अगर हम लोग इसका जो वेस्टेज हुआ उसको थोड़ा देर के लिए नेगलेक्ट कर दें तो इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया कोनिकल टेंट का भी होगा। अब कोनिकल टेंट में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बेस में तो नहीं ना लगाया होगा त्रिपॉल को, बस ऊपर ऊपर उसका कर्व सरफेस एरिया में लगाया होगा। यानी कि इस रेक्टेंगुलर का एरिया इक्वल टू इसका कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा कि नहीं, कोनिकल टेंट का। बस हम लोग इस दोनों को इक्वल दिखाते हैं। अब देखते हैं उसमें से मेरा लेंथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको कर लेते हैं पहले इरेज। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्यूशन। क्या हुआ है, एक त्रिपाल से एक कोनिकल टेंट बनाया है। ठीक है, इसका हाइट कितना है 8 मीटर और रेडियस कितना है 6 मीटर। ठीक है, तो टर्पोलिन से क्या बना है, कोनिकल टेंट बनाया है, यानी कि टर्पोलिन का एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल होगा। अब कर्व सरफेस एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रेडियस जो नीचे जो सर्कुलर बेस है उसमें तो टर्पोलिन यूज नहीं ना किया होगा, बस टेंट बनाने के लिए साइड में ना यूज किया होगा। नीचे तो कोई नहीं लगाता है, नीचे तो कुछ कपड़ा पर लगाया होगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग रेक्टेंगुलर का एरिया यानी कि टर्पोलिन का एरिया इक्वल टू इसका कर्व सरफेस एरिया के इक्वल दिखाएंगे। तो यानी कि एरिया ऑफ टर्पोलिन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब एरिया ऑफ टर्पोलिन किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। आप लोग भी देखिए, तो रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए एल का वैल्यू तो पता नहीं है, तो एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। एल इक्वल टू क्या पढ़े हैं, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पहले ही एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। हम लोग एल का वैल्यू क्या करते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं। तो एल इक्वल टू क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, रूट 100। यानी कि एल इक्वल टू कितना है, रूट 100। तो एल का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 10, यानी कि प्लस 10 भी होगा और माइनस 10 भी होगा। तो हम लोग कल का वीडियो जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें भी एक तरीका का ऐसा आया था। तो हम लोग एल का कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस 10 की लेंगे कि माइनस 10 लेंगे। हम लोग माइनस 10 को इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना होगा, प्लस 10। याद रखिएगा, लेंथ को कभी नेगेटिव में नहीं लेना। अगर नेगेटिव इस तरह का कभी आता है तो उसको इग्नोर कर देना या फिर नेगलेक्ट कर देना है। जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसी को लेना है। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना आया, प्लस 10। तो इसको माइंड में रखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, एच का वैल्यू है 8, आर का वैल्यू है 6 और एल का वैल्यू कितना निकाले अभी, 10। ठीक है, सारा मेरा मीटर में है। ठीक है, अब बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हमको पता है 3 मीटर है, लेंथ नहीं पता, हमको लेंथ ही निकालना है क्वेश्चन में। तो यानी कि एल इंटू 3 लिख सकते हैं इक्वल टू, अब पाई का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.14 लेना है। 22/7 नहीं ले सकते क्योंकि 3.14 ही लेना है। ठीक है, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है 6, अभी एल कितना निकाले थे 10। समझ में आ गया?
अब देखिए L इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3। ये मल्टीप्लाई में था, इधर ले गए डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए 3 2 या 6 कट गया तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 2 कितना होगा 6.28 इंटू 10 कितना आ गया 62.8 मीटर। L का वैल्यू कितना आ गया 62.8 मीटर। तो क्या यही मेरा आंसर होगा? क्या मेरा फाइनल आंसर L इक्वल टू 62.8 होगा? क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको इस टर्पोलिन का लेंथ निकालना है, लेकिन जो वेस्टेज हुआ है मेरा उसको हम लोग अभी क्या किया है, नेग्लेक्ट कर दिए है। यानी कि अब आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसका लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर का लेंथ मेरा वेस्टेज हुआ है, एरिया वेस्टेज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग एरिया से ऐड नहीं किए थे, हम लोग लेंथ में ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेंथ 20 सेंटीमीटर लेंथ इसका वेस्टेज हुआ है, यानी कि इस लेंथ को इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्या हम लोग 62.8 प्लस 20 करेंगे? 62.8 प्लस 20 करना सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेंटीमीटर है, अब इस मेरा कितने में है, मीटर में है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। यानी कि सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 100 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया 2 5 यानी कि 0.2। समझ में आया? कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 0.2 मीटर। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 62.8 प्लस 0.2 कितना होगा 63 मीटर। यानी कि L का वैल्यू कितना आ गया 63 मीटर। बात समझ में आया? तो इस तरह होगा इसका सॉल्यूशन। आपको सिंपली क्या करना है, टर्पोलिन का एरिया इक्वल टू इसका कर्व सरफेस के एरिया के इक्वल दिखाना है, फिर सॉल्व करेंगे, L का वैल्यू आएगा, फिर जो L का वैल्यू आएगा उसमें हम लोग वेस्टेज को ऐड कर देना है, और इसमें पाई का वैल्यू कितना है 3.14 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वरना हम लोग 22/7 ही लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है जब आप इसको रीड करिएगा तो आपको लग सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे ढंग से पढ़ के आया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन में यूज करने वाले हैं। देखिए मैथ्स क्या है ना, हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। वैसा क्यों नहीं हुआ कि वॉल्यूम को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रख दिया गया, वॉल्यूम को तब लास्ट में क्यों रखा गया था, ताकि आप लोग पहले पॉलिनोमियल सीख ले, आप लोग ज्योमेट्री सीख ले, उसके बाद ही वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ को बुक जब बनाता है तो उसे एक सिस्टमैटिक वे में बनाता है, उसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते क्या है और सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन मेरा सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, एक कोन है, अ कोन ऑफ हाइट 8 मीटर हैज अ कर्व सरफेस एरिया 188.4 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी कि कोन का मेरा कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हाइट दिया हुआ है, कोन का हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमको इस दोनों के हेल्प से हम क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। समझिए क्वेश्चन क्या है, तो अब समझिए, देखिए कैसे निकलेगा। करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 188.4 दिया हुआ है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो मेरा पाई आर एल ही, लेकिन हम लोग एल की जगह क्या लिखे हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि एल का वैल्यू दिया हुआ है नहीं। ठीक है ना, हम लोग दो ही वेरिएबल रख सकते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे एल लिख देते तो ना आर वैल्यू पता है ना एल का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या निकाल पाते, वैल्यू नहीं निकाल पाते। इसमें क्या मेरा आर का वैल्यू सिर्फ पता नहीं है, एच का वैल्यू तो पता है, पाई का वैल्यू पता है, तो आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग पाई आर एल यूज नहीं किए। समझ में आया? तो ये इक्वल टू कितना है 188.4 दिया हुआ है। अब देखिए पाई का वैल्यू
देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा पाई हमको कितना लेना है 3.14, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा रहेगा पाई का वैल्यू, जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे लेंगे, जहाँ पे नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे 22/7 लेंगे। तो इस क्वेश्चन में शायद लिखा हुआ है पाई का वैल्यू 3.1, हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14, आर का वैल्यू पता नहीं तो इंटू आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इंटू √h²। एच का वैल्यू कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 188.4। बात समझ में आया। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा r√64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाई 3.14, यानी कि ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन में था इसको हम लोग डिवाइड में लेके आ गए। ऐसा क्यों किए, इसको हम लोग कट करेंगे कितना बार में कटेगा 60 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा r√64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 60। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आर मेरा क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि क्या करेंगे हम लोग 64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 60/r। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको इसको अब बनेगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा। दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, ताकि ये मेरा रूट हट जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइड भी स्क्वायर कर देते हैं और ये साइड भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा 64 प्लस आर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3600/r²। यहाँ तक किसी को दिक्कत, दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है। आपको हम पहले ही बोले थे कि ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ के आया। अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे यूज होगा। 64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3600/r² हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 64r², इसको इससे मल्टीप्लाई किए प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा r का पावर 4 इक्वल टू 3600, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा r का पावर 4 प्लस 64r² माइनस 3600 इक्वल टू 0, यानी कि 3600 को किधर लेके आ गए, इधर लेके आ गए। तो क्या हो जाएगा r का पावर 4 प्लस 64r² माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब इसमें r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं r का पावर 4 है, हम लोग करते हैं क्या एज्यूम कर लेते हैं, क्या करेंगे एज्यूम r का पावर स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं x, r स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। ऐसा क्यों माने, अब r का पावर 4 क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ तक किसी को दिक्कत। r का पावर 4 को r स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि हमको r स्क्वायर को क्या मानना है x मानना है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी r है उसको हम लोग r स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। ये मेरा ऑलरेडी r स्क्वायर में, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 64r² माइनस 3600, इसको छूना नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बताइए हम लोग r स्क्वायर को क्या माने x माने हैं, ठीक है। क्यों माने, ताकि मेरा इक्वेशन इजी बन जाए। अब पावर 4 में तो वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट है, कोई मेथड नहीं है इसका वैल्यू निकालने का। तो हम लोग पावर 2 में रहेगा तो हम लोग उसको वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब देखिए r स्क्वायर क्या माने x, तो मेरा क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 64r² है, r स्क्वायर क्या माने x, तो क्या लिखेंगे 64x माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें हम लोग अब x के वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड से, स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, यानी कि 64 को ऐसा तोड़ना है दो नंबर में ऐसा तोड़ना है कि इस दोनों को हम लोग ऐड करें या फिर माइनस करें तो मेरा 64 आए, और यही दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मेरा इस माइनस 3600 आए। समझ में आया। ये बात आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ के आएंगे तो जरूर आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं पढ़े तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि सब चीज़ पढ़ के आइएगा। तो आई होप आप लोग इसको पढ़ के आएंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो कौन सा दो नंबर है जिसको ऐड या फिर माइनस करने पे 64 आए और मल्टीप्लाई करने पे 3600 आए। आपको जब हम पढ़ाए थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें हम आपको ट्रिक भी बताए थे, क्या करना है पहले 3600 को फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना बड़ा हो सके, तो क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट 100 से तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 36, और इसको हम लोग 6 × 6 लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या आ गया मेरा 100 × 6 × 6। अभी 3 नंबर के हेल्प से हमको 2 नंबर बनाना, ये 3 नंबर हमें दिख रहा है, 100 है, एक 6 है और एक और 6 है, यानी कि 3 नंबर को ऐसा 2 नंबर बनाना है जिसको ऐड या फिर माइनस करने पे 64 आए और मल्टीप्लाई करने पे
3600 है। आप लोग खुद दिमाग लगाए कैसे होगा, कौन कौन सा नंबर होगा, एक होगा मेरा 100 और एक होगा मेरा 36। अब कैसे होगा देखिए, 100 माइनस 36 कितना होगा 64, 100 इंटू 36 कितना होगा 3600, यानी कि वो कौन सा दो नंबर है 100 और 36। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि हम लोग मिडिल टर्म को किस किस के टर्म में स्प्लिट करेंगे, एक 100 में और एक माइनस 36 में। किसमें, एक 100 में और एक माइनस 36 में, तब तो मेरा 64 आएगा। एक 100 मान लेंगे, 36 मान लेंगे तो मेरा 136 आ जाएगा। हम मानते हैं 3600 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में 3600 आएगा, लेकिन जब ऐड करेंगे तो 136 आएगा। इसलिए हम लोग एक को 100 मानना है और एक को माइनस 36 मानना है। समझ में आ गया। इसलिए क्वेश्चन को कराया। मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ खास है नहीं, बस कैलकुलेशन में चलती है ये क्वेश्चन कराए, ताकि आपको एक बार फैक्टराइजेशन का भी यहाँ पे आपको झटका लगे, क्योंकि जो बच्चा भूल गए होंगे उसको अब वो क्या करेंगे, जाके इसके बाद फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन कराए थे। तो क्या क्या मानेंगे हम लोग, 64 मिडिल टर्म किस टर्म में स्प्लिट करेंगे, एक 100 में और एक 36 में। समझ में आ गया कैसे किए हैं। तो चलिए हम लोग सब इसको स्प्लिट करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि ये मेरा मिडिल टर्म है। इसको हम लोग किस किस टर्म में स्प्लिट करेंगे, एक 100x और एक माइनस 36x, और माइनस 36 100 ऑलरेडी दिया हुआ इक्वल टू 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इस दोनों मेरा कॉमन क्या निकल सकता है, x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 100। अब इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, माइनस 36। ठीक है, तो बचा क्या मेरा x प्लस 100। समझ में आया, इक्वल टू मेरा क्या है 0 है। अब बताइए ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 100 यहाँ भी है और x प्लस 100 यहाँ भी है, तो फिर से मेरा x प्लस 100 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे मेरा दो टर्म है, कि दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा 0 आ गया। ऐसा कब पॉसिबल है कि कोई दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0 आ जाए, या तो मेरा ये 0 होगा या तो मेरा ये 0 होगा। अगर दोनों में से एक भी 0 नहीं होगा तो क्या कभी 0 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। यानी कि ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 होगा, तो कौन 0 हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। तो क्या करेंगे, x प्लस 100 को भी मान लेते हैं 0 और x माइनस 36 को भी मान लेते हैं 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 100, और x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 36। समझ में आया। अब बताइए फिर से मेरा दो केस आ गया, सॉरी यहाँ प्लस 36 होगा, है ना, माइनस 36 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे x इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग x का कौन सा वैल्यू लेंगे, x मेरा क्या है r स्क्वायर, यानी कि एक तरह से रेडियस ही ना मेरा x है। तो क्या हम लोग रेडियस से कभी माइनस में ले सकते हैं, रेडियस मेरा क्या लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो हम लोग इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ओवरऑल मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 36। ये मेरा रेडियस नहीं है, x का वैल्यू है, और x को हम लोग क्या माने थे, x हम लोग किसको माने थे, r स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी जगह, r स्क्वायर इक्वल टू 36। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर से प्लस या फिर माइनस 6। समझ में आया। अब यहाँ पे प्लस 6 लेंगे कि माइनस 6 लेंगे, फिर से प्लस 6 लेंगे, नेगेटिव वाला को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ओवरऑल मेरा r का वैल्यू कितना आया 6। कितना है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, मीटर, यानी कि r का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर। तो इतना झोंक झाम करने के बाद मेरा रेडियस निकला है। मेन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आपको फैक्टराइजेशन का भी यहाँ पे यूज मिल गया, कैलकुलेशन में बहुत काफ़ी ठीक ठाक हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा लास्ट में r का वैल्यू कितना आया 6 मीटर। अब हमको r पता चला गया, h पता चला गया, अब क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। अब तो सिंपल है, ईजी हो जाएगा। आप लोग वॉल्यूम खुद से निकालिए, अब जितना भी आंसर आता है उसको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन को आने का कि आपको फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा झटका लगे, क्योंकि हमको पता है बहुत बच्चा लोग फैक्टराइजेशन भूल गया होगा या फिर पढ़ना छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो सिलेबस से ही बाहर है ना। इसलिए हम ये क्वेश्चन जान नीचे कराएं ताकि आपको फैक्टराइजेशन भूलना नहीं, क्योंकि अभी आप लोग छोड़ दिए, क्योंकि एग्जाम में पता है कि नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन 10th में जाएगा तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, 11th में अगर जाएगा तो 11th में काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है मैथ्स में, ठीक है ना। पूरा सिलेबस था वही ठीक रहता था कि ताकि बच्चा पीछे ले और कभी पढ़ सकता था, लेकिन अब तो क्या हुआ, सिलेबस चेंज हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। क्या करना आपको, फैक्टराइजेशन अगर भूल गए हैं तो जाके उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर आपको ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा कुछ खास किए नहीं थे, बस लेंदी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो समझ में आ गया। फिर से बोल रहे आर निकल गया मेरा, एच का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस आर और एच पता चल गया, तो आप लोग वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम आप लोग निकाल के कमेंट आंसर में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब हम लोग करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा लग रहा है, इसका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले बार रीड कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग जरूर एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो चुपचाप सॉल्यूशन देखिएगा शांति से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एक टेंट है मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ कोन, यानी कि वो कोन के नीचे है, यानी कि उसके ऊपर क्या है, सिलेंडर के ऊपर मेरा कोन है। अभी हम डायग्राम बना के भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर, व्हाइल द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास फॉर द टेंट, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन में बस यही लिखा हुआ है, बस मेरा एक कैनवास बना हुआ है, एक सिलेंडर और कोन के हेल्प से, ठीक है। इस तरह का मेरा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कैनवास है। क्या है मेरा, कैनवास। ये पूरा क्या बोलेंगे, कैनवास है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक टेंट है मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में, यानी कि ये मेरा टेंट हो गया, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में है। सरमाउंटेड बाय अ कोन, यानी कि ये इसके ऊपर क्या है, कोन है। तो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्या है, मेरा कोन है। इसी को क्या बोलते हैं, सरमाउंटेड बाय अ कोन। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमको 10th में भरपूर मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन हमको 10th में बनाना है। इसलिए ये समझ लीजिए बेसिक टाइप का समझ लीजिए, बहुत इजी लेवल का, बस आपको थोड़ा सा भी माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमको 10th में बनाना है। तो प्रिपेयर रहिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 10th में ही मिलने वाला, बहुत ही एडवांस लेवल का मिलने वाला है। इसलिए बेहतर है कि अभी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिंपल एक सिलेंडर है, इसके ऊपर मेरा क्या है, कोन है। अब देखिए इसका मेरा लेंथ ब्रेथ हाइट डायमीटर कितना वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हम लोग रेडियस इजीली निकाल सकते हैं, इसका हाफ हो जाएगा रेडियस। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब देखिए ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर। सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट दिया हुआ, यानी कि यहां से लेके यहां तक का सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसका हाइट कितना है, 11 मीटर, ठीक है। और डायमीटर भी शायद मेरा मीटर में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 24 मीटर है मेरा डायमीटर, और हाइट भी 11 मीटर है, यानी कि दोनों मेरा मीटर में दिया हुआ है। ये मेरा कोन का हाइट नहीं है, मेरा बस सिलेंडर का हाइट, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ, द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर। इसलिए पिछला क्वेश्चन में हम आपको बताया था वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि इस ग्राउंड है मेरा, यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है। ग्राउंड में टेंट बनता है, तो ग्राउंड से लेकर वर्टेक्स तक का मेरा हाइट कितना है, 16 मीटर। ये मेरा कोन का हाइट नहीं है 16 मीटर, ग्राउंड से लेकर वर्टेक्स तक का 16 मीटर है। तो आप लोग खुद बताइए सिलेंडर का हाइट इतना है, अब बाकी जो बचेगा वो मेरा कोन का ही ना हाइट होगा। तो कोन का हाइट कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा, 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा मेरा, 5 मीटर। यानी कि इस कोन का हाइट कितना, 5 मीटर हो गया, सिलेंडर का हाइट कितना हो गया, 11 मीटर। इसका अब देखिए डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर, तो यानी कि इसका रेडियस कितना होगा, ये ला रेडियस मान ले कितना होगा, 12 मीटर, क्योंकि दोनों का रेडियस तो मेरा सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते 12 मीटर। अब ये जो मेरा कोन है, कोन का भी रेडियस 24 ही मीटर, सॉरी 12 मीटर ही ना होगा, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। तो जिसका जितना इसका डायमीटर है उतना इस कोन का भी तो डायमीटर होगा, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर रखा गया है। इमेजिन कीजिए आप लोग, एक सरमाउंटेड सिलेंडर टाइप का टेंट है, उसके ऊपर हम लोग कोन का एक टोपी ऐसा लगा दिया है। तो जितना इसका डायमीटर होगा उतना ही कोन का भी डायमीटर होगा, तो जितना इस सिलेंडर का रेडियस होगा उतना रेडियस इस कोन का भी होगा। तो यानी कोन का रेडियस ही पता चलेगा कितना है, 12 मीटर। इसका हाइट कितना है, 5 मीटर। इसका हाइट कितना है, 11 मीटर, और रेडियस कितना है, 12 मीटर। यानी कि हाइट रेडियस हमको सबका पता चल गया। अब निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास फॉर द टेंट, यानी कि ये पूरा जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनवास। तो इसका एरिया कितना होगा हमको वही निकालना है। यानी कि जब मान के चलिए इसको अगर हम लोग कभी कपड़ा से ढकते हैं तो कितना एरिया लगेगा मेरा, कितना होगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इस जो मेरा कोन शेप का टेंट है, कोन शेप का जो ऊपर है उसका कर्व सरफेस एरिया है ना। ये मेरा हो गया सिलेंडर का, ये मेरा हो गया कोन का। तो दोनों कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आपको पता होगा सिलेंडर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सिलेंडर का पता ही आपको कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए
अब देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ कैनवास। कैसे निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। बात करते हैं पहले सिलेंडर का। सिलेंडर का मेरा हाइट कितना है? 11 मीटर। रेडियस कितना है? 12 मीटर। बात करते हैं कोन का। कोन का हाइट कितना है? 5 मीटर। रेडियस कितना है? 12 मीटर। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब बताइए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। कितना होता है? 2 पाई आर हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी हम लोग जस्ट देखें, हमको हाइट और रेडियस पता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले रूट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पहले ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा मेरा, कहाँ पे निकाले? चलिए यहीं पे निकालते हैं। ये मेरा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मेरा क्या है? स्लैंट हाइट है, यानी कि एल कितना है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। कितना हो जाएगा? एच का वैल्यू कितना है? 5, यानी कि 25 हो जाएगा प्लस 144। 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो कितना हो जाएगा? 169। अब देखिए रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 13। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 13। कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग? प्लस 13, ठीक है। माइनस 13 क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो मेरा इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस 13। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा? प्लस 13। अब देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग एक और काम कर सकते हैं। देखिए दोनों का तो रेडियस सेम है, बस हाइट ही ना डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ कोन, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ कोन में डिफरेंट है, लेकिन रेडियस मेरा क्या सेम है। तो हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं? पाई आर और पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बस कुछ नहीं किया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने तो आपको भी आता होगा। ऐसा चीज़ जो दोनों में है, इसमें भी मेरा पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो सिंपली हम लोग पाई आर को बाहर निकाल लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए बस सॉल्व कर देना है। पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू रेडियस कितना है मेरा? ये किसका रेडियस है? सिलेंडर। और रेडियस में मेरा सेम ही है, तो रेडियस कितना है? 12, ठीक है। अब 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 11 प्लस हम लोग अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी जस्ट वैल्यू निकाला था, कितना आया था? 30। दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बस को सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 12 इंटू 11 टू 22 प्लस 13। 22 प्लस 13 कितना होगा? 35। कोई दिक्कत यहाँ तक? 7.35 कट गया, यानी कितना आ जाएगा मेरा? 22 इंटू 12 इंटू 5। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 22 इंटू 12 इंटू 5 कीजिए, 12 5 60, यानी कि 22 इंटू 6 करेंगे 12 13। कितना आ जाएगा? 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया? यूनिट देना है मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाले हैं? एरिया ऑफ कैनवास निकाले, यानी कि एरिया निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर यूनिट देना है। समझ में आ गया? बस दोनों जो शेप है, सॉलिड है मेरा, एक सिलेंडर और मेरा कोन है, तो दोनों सॉलिड का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो मेरा एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। तो चलिए, आई होप हम लोग काफ़ी अच्छा लेवल क्वेश्चन किए, तो आपको भी करने में मजा आया होगा एंड आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। देखिए आपको करना क्या है ना, सिंपली अगर मैथ्स में अगर आपको स्ट्रांग होना है या फिर मैथ्स में आपको पकड़ पाना है तो कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हम फैक्टराइजेशन पढ़ लिए, पॉलिनॉमियल पढ़ लिए, अलजेब्रा पढ़ लिए हैं, ज्योमेट्री पढ़ लिए, वो सब मेरे एग्जाम में नहीं आ रहा तो उसको नहीं पढ़ेंगे। अभी आप नहीं पढ़ेगा, चलिए अभी नहीं पढ़ के आप लोग बस इसमें ज़्यादा ध्यान देकर मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन बाद में तो आपको वो पढ़ना ही ना पड़ेगा, है ना। उसको आप छोड़ दिया तो फिर भूल जाएगा, फिर वापस आएगा क्लास 9 का बुक उठाएगा, पढ़िएगा हाँ क्या था। तो जो बच्चा तेज तरार होता है वो लोग छोड़ता नहीं है, भले आपके सिलेबस में नहीं तो क्या हो, लेकिन आपको भी पता है कि मेरा फ्यूचर में काम आने वाला है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्पेशली मैथ्स में जहाँ आपका
पकड़ छूटा, रिवीजन करना छूटा, वहाँ समझ लिया आपसे मैथ्स अब दूर जा रहा है। इसलिए रिवीजन को कभी नहीं छोड़ना है। जो नहीं आ रहा एटलीस्ट उसको पेज पर के देखते भी तो जाइए, ताकि दिमाग मेरा माइंड में मेरा रनिंग चलता रहे, है ना। तो आई होप आप लोग रिवीजन करते रहेगा, क्योंकि आज हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि हमको पता है कि फैक्टराइजेशन बहुत को फंसा होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब से वो गलती नहीं कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।